छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सरकार इस बार प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुगम बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप तुहर टोकन लॉन्च कर रही है। इससे छोटे और बड़े किसानों को फायदा मिलेगा। छोटे किसानों को 2 टोकन, बड़े किसानों को 3 टोकन मिलने में आसानी होगी। तो वहीं एग्रीस्टेक पोर्टल में भी किसानों का पंजीयन इस बार कराया गया है। इसमें 26,49,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले सीजन से 1 लाख ज्यादा है। किसानों का डेटाबेस तैयार करके सरकार सुविधाओं का डिजिटलीकरण करने के प्रयास में है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सभी जानकारियां एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएं। साथ ही इसमें पारदर्शिता भी बनी रहे। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में खाद्य विभाग ने आवश्यक संसाधन, मापतौल की मशीनें और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। निश्चित रूप से धान खरीदी की तैयारी राज्य सरकार ने समय से कर लिया है, ताकि हमारे किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, और पुख्ता व्यवस्था धान खरीदी की राज्य सरकार ने कर ली है। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर धान खरीदी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। महंत का आरोप है कि पिछले सीजन में धान उपार्जन योजना में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन हुआ था। तो वहीं 11,000 करोड़ रुपए की क्षति का आरोप लगाते हुए महंत ने जांच की मांग भी की। नेता प्रतिपक्ष का पत्र सामने आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो वहीं इन आरोपों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खारिज करते हुए निराधार बताया। करीबन 10 से 12,000 करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। इस चीज को हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आ रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में जितना धान खरीदी हुई नहीं, उससे ज्यादा कागजों में खरीदी दिखाया गया। ये सरकार धान के नाम से बड़ा घोटाला कर रही है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। बारिश के कारण, अन्य कारणों से और धान की बिक्री करने के कारण से कोई बात है तो वो अलग है, पर भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद और निराधार है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक ओर सरकार पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के जरिए किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर पिछले सीजन की धान खरीदी में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा राज्यपाल को भेजे गए पत्र के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। कुल मिलाकर धान खरीदी के बहाने एक बार फिर से सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ पारदर्शिता और किसानों की भलाई के दावे, तो दूसरी ओर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप। अब देखना दिलचस्प होगा कि 15 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी प्रक्रिया में हकीकत किस ओर झुकती है, सरकार के दावों की ओर या विपक्ष के आरोपों की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में जब बात किसान और धान की आए तो सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के मुद्दे पर सियासी रूप देखने को मिल रहा है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। प्रशासनिक तैयारियां भी इसे लेकर के तेजी से चल रही हैं। इसी बीच नेता विपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा और पिछले साल की धान खरीदी को लेकर के घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान खरीदी पर नेता प्रतिपक्ष के पत्र के क्या हैं मायने? किसान और धान पर सियासत कितनी जायज? 11,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों में कितनी सच्चाई? तुहर टोकन ऐप से किसानों को कितना होगा फायदा? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं किरण बघेल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, आप कई तरह के आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है।
मैं चाहूंगा एक बार आपसे सुनना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स के साथ और प्रूफ्स के साथ, अगर आप अपनी बात को और अच्छे से रख पाएं तो। सत्यप्रकाश जी। देखिए दिव्यांशु जी, अभी कुछ दिन शेष है धान खरीदी के इस नवंबर में। मगर अभी अगर आप जहाँ बात करें तो अभी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कुछ व्यवस्था की नहीं की, कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी वो हड़ताल पे हैं, जिला सहकारी समिति के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं। माफी, जिला सहकारी बैंक के लोगों ने चेतावनी दी हड़ताल की, मगर जिला सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो धान खरीदी केंद्र में रहते हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन समितियों के कर्मचारियों को उनका समर्थन दे दिया हड़ताल का। तो आपकी व्यवस्था चरमराई हुई है, पहले तो वो बात। क्योंकि देखिए, मुख्य मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा, और यहाँ किसान जो है वो कहीं ना कहीं पूरा अपना जीवन बोल दीजिए, अपनी पूरी जिंदगी बोल दीजिए, अपने धान के लिए, अपने जमीन के लिए, अपनी फसल के लिए देता। उसके बाद अगर उसको कहीं व्यवस्था मिले, जिस तरह आपको याद होगा डीएपी नहीं मिल रहा था, खाद नहीं मिल रहा, तो ये अव्यवस्था किसकी वजह से? सरकार की विफलता है। और पिछली बार भी हमने आपको बात की, जैसे आपने बोला फैक्ट के साथ, देखिए मैं फैक्ट के साथ ही बात रखूं, 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ था पिछली बार भी, ये गलत नहीं है। और हम तो जांच में अभी से नहीं कर रहे। कुनकुरी जो नगर पंचायत है, वहां का मैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील जी, जो हमारे सह प्रभारी है सरिता जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे तथ्य दिए थे, जिसकी जांच आज तक हुई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, जशपुर गृह जिला जो मुख्यमंत्री जी का है, 4 धान केंद्र मात्र, मैं आप 4 धान केंद्र उदाहरण देता हूँ, गड़ियाडी, कोनपारा, तपकरा, समडगा, उनमें लगभग 15 करोड़ का धान शॉर्टेज मिला। जो धान उठने के बाद जो होना चाहिए मिला, 15 करोड़। आप समझिए 4 केंद्रों की मैं बात कर रहा हूं, 2739 केंद्र है, तो आप सोचिए कितना घोटाला हुआ है। ये छोड़ दीजिए, ये तो सीएम साहब है। अब डिप्टी सीएम जो बोलने में तो बहुत उस्ताद है, मगर जब जांच की बात आती है तो कहां रहते हैं मालूम नहीं, समझ में नहीं आता। उनका गृह जिला कवर्धा, वहां पे लगभग 3 करोड़ 36 लाख के धान कम पाए गए। उनके मैं ये बताना चाहूंगा, गुड़ान में 8,440 क्विंटल, सैरत में 497 क्विंटल, बरगा में 196 क्विंटल की गड़बड़ी पाई गई थी। तो ये कुछ मैं केंद्रों की बात कर रहा हूं। आप समझ लीजिए 2739 अगर धान केंद्र है तो क्या हालात है। ये लगभग 11,000 करोड़ के ऊपर से नुकसान हुआ है राजस्व का, छत्तीसगढ़ सरकार का। तो ये जांच क्यों नहीं करती है? जांच का विषय आपने कहीं ना कि 72 घंटे के अंदर जो उठाव की बात थी धान को, वो उसमें नियम पर बदलाव किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए ताकि हम कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी कर सके और किसी को जानकारी ना हो। आप 72 घंटे के अंदर अगर धान उठाव नहीं होगा तो आप समझिए व्यवस्था कितनी होगी, आप समझिए उसमें गड़बड़ियां कितने लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो कानून बनाया था, नियम बनाए थे, उसमें यह था कि 72 घंटे में आपको उठाव करना है। ये नियम एकदम जरूरी था, मगर उसको हटा दिया गया, उसको शिथिल कर दिया गया। तो इसी से दिखता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ी है। जांच क्यों नहीं हो रही? और अभी उप मुख्यमंत्री जी बोले इसमें कोई भ्रष्टाचार का नहीं है। अरे आप जांच तो कराइए, हमने तथ्य दिए है ना, हमारे विपक्ष के नेता ने तथ्य दिए है ना, तो जांच से क्यों डरते हैं? जब अपनी बात आती है तो जांच से डरेंगे। अब विपक्ष के नेता के अगर वो छींक पे देगा तो ईडी दिल्ली से यहां पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है। किरण जी, आपकी प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश जी की बात पर। पहले हमने अपने संकल्प पत्र में किसानों से वादा किया था 31 रुपए क्विंटल धान की खरीदी, वो हमने मोदी जी की गारंटी के तहत किसानों को दिलाई। ये पिछले साल भी नहीं बल्कि इस साल भी उसी कीमत पे दाम में उनको धान उनका खरीदा जाएगा। और जो रकबा बढ़ा है और जितने वादे हमने किए थे किसानों के साथ वो पूरे किए हैं। कहीं न कहीं कांग्रेसियों के पेट में इस बात को लेकर दर्द है कि कैसे भाजपा अपने मोदी की गारंटी के तहत सारे वादे पूरी कर रही है। उनको लगा कि कहीं महतारी बंधन योजना में कुछ कमी आएगी या किसान के खरीदी में कमी आएगी। पिछली बार प्रियांशु जी आपको याद दिला दूं कि पिछली बार रिकॉर्ड ब्रेक खरीदी हुई किसानों के धान की, और इस बार भी पिछली बार के जो पंजीकृत किसान थे उसमें से 1 लाख से ज्यादा संख्या से किसानों ने पंजीकृत किया है। अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ियां हुई होती या कुछ असंतुष्ट होते तो एक साल के अंतराल में 1 लाख से ज्यादा इजाफा किसानों ने रजिस्टर कर लिया। यहाँ तक कि हमारे ही पार्टी के लोग, हमारे ही नेता लोग जब लगा कि पंजीकृत के लिए किसानों को डेट बढ़ाना चाहिए तो एग्रीगेट वाले पोर्टल के लिए भी वो स्वयं मुख्यमंत्री के पास जाके डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी सरकार, हमारे नेता खुद संवेदनशील है किसानों के लिए। यही कारण है कि उनसे जो वादा किया वो भी पूरा किया जा रहा है। जहाँ कमी बेसी लगी तो हमारे स्वयं के नेता सरकार को जागृत करा रहे। रही बात कांग्रेसियों की, तो आरोप लगाना तो इनके डीएनए में। ठीक है सर, राहुल गांधी कल आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बोले थे 45 जगह एक महिला मॉडल की बात कर रहे थे। जब मीडिया जाके जांच करती है तो वहाँ को लड़की का ही फोटो है, पूनम नाम की महिला का ही फोटो है। तो भ्रम फैलाना, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना
और आरोप लगाना तो कांग्रेस के डीएनए में, ये साबित नहीं कर पाते। चाहे वोट चोरी की बात करूं, एसआईआर की बात करूं, ना ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ना ये चुनाव आयोग जाएंगे, सिर्फ आरोप लगाने का काम करेंगे। दिव्यांशु जी, ये आरोप बेबुनियाद है। छत्तीसगढ़ का किसान संतुष्ट है। किसानों से जो भी वादा किया था हमारी सरकार पूरी है, कर रही है। और ये जो आरोप लगा रहे मन घड़त और ये जो भी आंकड़े लेके आ रहे वो सारे एक तरह से पूरी तरह हमारी सरकार खारिज कर रही है। अगर इस किसानों के साथ कोई भी किसी तरह का न्याय होता या कुछ भी कमी होती तो वे स्वयं आते और अपनी बात रखते। किरण जी, चलिए ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज की खबर है कि जो सहकारी बैंक के कर्मी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी हड़ताल है और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, ठप सी हो गई है, एक संकट जैसा उत्पन्न हो गया है। क्या कहेंगे इस पर? गरियाबंद की खबर है, आज की खबर है जी। छत्तीसगढ़ के हर वासी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर उसको कहीं कहीं कर्मी बेची लग रही तो किसी न किसी माध्यम से धरना या किसी भी माध्यम से अपनी बात कर सकता है। मुझे लगता है हमारी संवेदनशील सरकार है। अगर बैंक कर्मियों की कोई मांग होगी, कोई डिमांड होगी तो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि ये जो बैंक हड़ताल के उन्होंने घोषणा की वो हो रही है या सच में सत्यार्थ हो रही है कि नहीं, कल ये पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रक्रिया में किसानों को कोई किसी तरह का रुकावट का सामना करना जी। उनकी एक ही मांग है, वेतन वृद्धि की मांग है, जिसे लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा वापस से एक बार। तो पूरी हमारी सरकार जरूर करेगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। गंगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया चाहूंगा। गंगेश जी, जो बात मैंने अभी कही थोड़ी देर पहले कि कहीं ना कहीं जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के गरियाबंद की आज ही की खबर है कि जो सहकारी बैंक के कर्मी हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये हड़ताल भी देख रहे हैं जिस वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। क्या कहेंगे गंगेश जी? देखिए, ये जो कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं यही कर्मचारी लोग, यानी जो समितियां रहती हैं, जो सहकारी समितियां हैं, वही करीब 2000 से अधिक समितियों के जरिए धान का उपार्जन होता है। तो ये लोग हड़ताल में जाएंगे तो निश्चित तौर पर क्षेत्रों की जहां जहां पे हड़ताल पे रहेंगे वहां पर तो धान खरीदी सीधे तौर पर प्रभावित होगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो ये 11,000 करोड़ घोटाले का आरोप वाला जो मामला है, ये मैं देख रहा हूँ, देखिए लगातार पिछले 2-3 साल से धान खरीदी की जो व्यवस्था है वो जैसी होनी चाहिए था, मतलब इसके पहले जो व्यवस्था थी डॉक्टर रमन सिंह कार्यकाल में और भूपेश बघेल जी कार्यकाल में भी व्यवस्था चली, उसमें यह था कि धान खरीदी केंद्र से सीधे जो मिलर्स थे वो धान उठा लेते थे। तो जब मिलर्स सीधे धान उठाते थे तो यहाँ पर धान स्टॉक नहीं होता था और वो मिलिंग में जाके समय पे धान चावल जमा हो जाते थे और कस्टम मिलिंग होके, और ये जो लॉस होता था वो कम होता था, मतलब नहीं के बराबर होता था। अभी स्थिति ये बन रही पिछले 2 साल से कि धान उपार्जन केंद्रों में और संग्रहण केंद्रों में 2 जगह जाके जाम हो रहे हैं। और स्थिति ये होती कि पूरा गर्मी तक का समय, जो ठंड निकल जाती है, गर्मी निकल जाती है, बारिश के मौसम आने तक संग्रहण केंद्र में धान पड़ रहता है। और संग्रहण केंद्र कोई शेड तो है नहीं, वहाँ खुले मैदान है संग्रहण केंद्र, केवल कैप कवर लगे हैं, तो कैप कवर कितना बचाएगा बारिश से धान को? तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में धान में जरई लग जाता है, उग जाता है धान, तो किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये जो बड़ा लॉस हो रहा है, मुझे लगता है एक कारण तो ये है कि धान भीगता है 2 साल से लगातार, व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। सरकार को इस पे खास पहल करना चाहिए और वो पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि ऋचा शर्मा जी जब प्रमुख सचिव थे इस विभाग की, उन्होंने व्यवस्था लागू की थी, सारे मिलर्स को बोल दिया था कि आप वजन केंद्रों से सीधे उठाइए, बीच में कहीं कोई स्टॉक नहीं होगा, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शेड की। तो वो व्यवस्था अच्छी चली, 4-5 साल चली है। डॉक्टर रमन सिंह के लास्ट कार्यकाल से चालू हुई थी और ये पूरे भूपेश बघेल जी कार्यकाल में चली व्यवस्था, लेकिन पिछले 2 साल से ये व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। उसके बाद परिवहन में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। कर्मचारियों के स्तर पर अगर प्रशासनिक कसावट नहीं रहेगी तो कहीं न कहीं गड़बड़ी का नतीजा भी आता है, जिसमें उसकी जांच होगी तो अभी हो पाएगा तय। लेकिन 11,000 करोड़ का इधर मतलब घाटा तो दिख ही रहा है उसमें। गंगेश जी कहीं न कहीं उसमें कर्मचारी या परिवहन करने वाले जो ठीक है, आपने कहा कि व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है, लेकिन कई बार गड़बड़ी करते हैं। जी 4-5 साल तक ये व्यवस्था चली, लेकिन 2 साल से नहीं हो पा रही। मैं आप ही से जानना चाहूंगा, आप ही की एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया में, कि क्यों नहीं हो पा रही है, मतलब क्या कारण है? क्योंकि आप वहीं बैठे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं उन चीजों को, क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें मुझे सीधा प्रशासनिक कसावट की कमी नजर आती है कि ऊपर जो बैठे डायरेक्टर या सचिव स्तर का अधिकारी, वो मीटिंग में लेकर अगर शुरू से ही इस चीज को लाइन अप कर देते
कि आपको सीधे उपार्जन केंद्रों से उठा के ही धान ले जाना है। मिलर्स को बोल दे कि आप मिलिंग के लिए धान सीधे उठाइए वहां से, तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। संग्रहण केंद्र तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टॉक नहीं होगा धान, और लंबे समय तक पड़े नहीं रहेगा तो खराब भी नहीं होगा। चलिए, फड़े में कई बार, अब देखिए इस बार बारिश कितनी लंबी चली है। बिल्कुल, अभी तक बारिश, पिछले महीने तक बारिश चल रही थी, है ना। तो ये जो है मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यवस्था जब तक प्रशासनिक कसावट नहीं आएगी, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। चलिए ठीक है, सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, गंगेश जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई प्रशासनिक कसावट होनी बहुत जरूरी है, तभी चीजें सुधरेंगी। क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी? दिव्यांशु, देखिए ये गंगेश जी ने एकदम सही बात बोली। जिस तरह से अभी गंगेश जी ने बताया कि पिछले महीने तक बारिश हो रही और जो नुकसान हुआ है, जैसे हमने विपक्ष के नाते मांग की है, मुआवजा उचित मिलना चाहिए, मगर अभी तक अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई भी सरकारी अधिकारी कोई नहीं गया है, सर्वे नहीं करवाया गया। तो क्यों? किसानों की अगर मैं बात करूं, राजनीति पूरी करती बीजेपी। हाँ, आतंकवादी बोलने में आप पीछे नहीं छोड़ती है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करके उनको कहने के किनारा लगा दिया जाता है, मगर जब देने की बात आती है तब बोलेंगे भाई आतंकवादी को हम थोड़ा ना देंगे। तो यही दिखता है। अभी किरण जी बोल रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो देखिए जब आपके सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। अभी वोट चोरी की बात करते हैं, उस पर नहीं जाऊंगा ज्यादा, मगर जब चुनाव आयोग पॉकेट पे रहेगी तो कहां से जांच होगी? जब ईडी आपके इशारे पे काम करेगी तो यहां कुछ भी आप करते रहिए। सैया हमारे कोतवाल है तो वहां दिल्ली में बैठे हुए, मोदी जी तो हमारे ही हैं, ईडी कहां से आएगी, सीबीआई कहां से आएगी? तो आप भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते रहिए। अरे हर वर्ग आज प्रताड़ित है, युवा रोजगार मांग रहा है, उसमें घोटाले हो रहे हैं, आरक्षक भर्ती घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? वहां महिलाओं की जो बात करें, महतारी कह रहे हैं आपने नाम काट दिया कि नहीं काटा है? किसानों को डीएपी खाद नहीं मिला है, इसी वजह से कम किसान पंजीकृत हुए। मैं किरण जी से पूछना चाहता हूं, 25 लाख किसान पिछले पैर रजिस्टर्ड हुए थे, हम लगभग 5 से 7 लाख हर साल प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं किसान। अगर पिछले साल की दरें देखी जाए, अभी 1 लाख की बात कर रही थी, तो क्यों नहीं हुए हैं? ये दिखती है कि कहीं ना कहीं आपकी विसंगतियां हैं, कहीं ना जो मिलना चाहिए किसानों को नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो दूर भाग रहे हैं, उनके फसल नहीं हो पा रहे, डीएपी नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी समय पर, कहां से फसलें होंगी? इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसान आज कहीं ना कहीं हलाकान है। इन्होंने जो बोला था 3100 की बात की थी, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है उनको समय पे। और एक चीज और बोलूंगा, जब हम सरकार में थे, हमने उस समय 2500 की बात की, 2800 तक हमने दिया, तो यही लोग थे जो बोलते थे 1 एकड़ में तो 20 क्विंटल होता ही नहीं है। आज जब हमने उस चीज को किया तो इनको मालूम है कि अब हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं रमन सिंह जी वाले, 2200 बोल के 1400 देते थे, और ये बोनस की बात भी करते हैं तो 16, 17, 17, 18 की बात की थी घोषणा पत्र में, और दिया 14, 15, 15, 16 का, जिस समय कम पंजीकृत किसान थे। तो किसानों को भी मालूम है कि हमको झुंझुना मिला गया। ठीक है, आपने एक बार उनको घोषणा पत्र के हिसाब से जिस तरह से भी उनको अपनी तरफ कर लिया है, मगर किसान अब समझ चुका है, युवा समझ चुका है। हम तो बस एक मांग करते हैं कि आपके कार्यकाल में 2 साल के जो घोटाले हुए, धान के अंदर जो घोटाले हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से नान घोटाला आपने किया था, वो कहीं ना कहीं फिर दोहराया जा रहा है, और मोदी जी को यहाँ ईडी सीबीआई भेजनी चाहिए और जांच करानी चाहिए। चलिए ठीक है, किरण जी आपकी प्रतिक्रिया। बात करें तो सत्यप्रकाश जी, आपको याद होगा कि कैसे छोटे छोटे चीजों के लिए आपके भूपेश बघेल जी केंद्र को चिट्ठी लिखा करते थे। यहाँ तक कि बारदाने के लिए भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था, आपको याद होगा, रख रखाव के लिए भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था। तो किस प्रकार छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा था कि किसानों तक को वो संभाल नहीं पा रहे थे, पार्टी को तो दूर, और भ्रष्टाचार में और केंद्र में पैसा भेजने में इतने व्यस्त थे कि किसानों के बारदाना तक वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। और रही बात यूरिया की, और आप खाद की बात करें तो किस प्रकार आपके सरकार में 2 रुपए किलो गोबर लेकर 1000 का वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती, जो मिट्टी रहता था, जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा था, आप शायद भूल गए। यही कारण है किसान आपसे परेशान होकर हमारे भाजपा की सरकार को चुना, और जिस प्रकार उनके साथ जो हमने वादा किया था पूरा किया जा रहा है। और पूरे सब सोसाइटी की बात करूं दिव्यांशु जी, तो सारे सुविधा युक्त है। नापतोल मशीन की बात करूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करूं, सब सुविधा युक्त सोसाइटी में धान खरीदी की जा रही है, किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, और रकबा बढ़ाया जा रहा है, 31 किलो क्विंटल पे धान खरीदी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है अपने BLA-2 की रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया पर ध्यान करें, संगठन सृजन के तहत अपने जिला अध्यक्ष की घोषणा करें, और बजाय आरोप लगाने की मुझे लगता है अपने पार्टी को अगर संगठित करने का और स्ट्रांग करने का काम ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है 2 साल के अंदर चुनाव है और फिर जनता को आपको सामना करना पड़ेगा। तो टूटे हुए पार्टी और टूटे हुए नेताओं के साथ मुझे लगता है जनता को सामना करना मुश्किल रहेगा। हमने जो वादा किया और जो वादा नहीं किया वो भी निभा रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेसियों को एक सहयोगात्मक
सहयोग करना चाहिए, ना कि उलूल जुलूल बयान लगाकर आरोप लगाना चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और जो हमारी सरकार सकारात्मक काम कर रही है छत्तीसगढ़ के जनता के हित में, किसानों के हित में, उस पर सहयोग करना चाहिए और उसकी मुझे लगता है कम से कम अप्रिसिएशन करना चाहिए। चलिए ठीक है किरण जी, आपने 2 बार ये बात कही कि कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेसियों के पेट का तो नहीं पता, लेकिन हाँ किसानों को दर्द तो हो रहा है, कभी मौसम की वजह से, कभी वो सहकारी कर्मी जो हड़ताल पे जाते हैं उनकी वजह से, कभी जब डीएपी खाद टाइम पे नहीं मिलती तो उसकी वजह से। तो दर्द तो कहीं ना कहीं किसान को हो रहा है। अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द है नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसान जो है बेचारा, हमारा जो अन्नदाता है, जो सबको अन्न देता है, अगर वही परेशान हो रहा है तो अच्छी बात नहीं। चलिए गंगेश जी के पास में जाना चाहूँगा। गंगेश जी, एक और बात इस बीच में चर्चा के बीच में आई है कि वो जो तुहर टोकन ऐप है, तुहर टोकन ऐप, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में उससे किसानों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, या हो रहा है तो कितना फ़ायदा है? गंगेश जी। देखिए, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का दावा करते हुए सरकार ने ये तुहर टोकन ऐप जारी किया है जी। उसमें एक फायदा तो ये है कि जो सरकार उपार्जन केंद्र के माध्यम से जो खरीदी कर रही है वो कर सकेगी। उसके अलावा वो जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल, उससे भी जोड़ दिया है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि नेशनल पोर्टल में कहीं इतना ज्यादा रेट नहीं मिलता जितना भी प्रदेश में रेट मिल रहा है किसानों को। जी। मतलब 1900 के आसपास रेट है, 3100-3200 रुपए प्रति क्विंटल जो धान का रेट मिल रहा है, वो रेट मुझे नहीं लगता कि नेशनल पोर्टल में कहीं उनको इतना अधिक रेट मिल पाएगा। अभी जैसे अपन अगर नजर डालें तो अभी जैसे इधर से जो खबरें आ रही है अपना पंजाब से, हरियाणा से, वहां पर जो बासमती की धान आती है, वहां के किसान अभी परेशान है इस बात को लेके कि उनको उनके फसल का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पा रहा है पोर्टल में या बाजार में। तो जो कि बासमती का ज्यादा बड़ा मार्केट है, यहाँ नान बासमती पैदा होती है, छत्तीसगढ़ में नान बासमती चावल पैदा होता है, तो वो उसको ज्यादा रेट मिला तो और कठिन है। तो मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा फायदा किसानों को होगा। ज्यादा फायदा तो यही बेचने में, सीधे बेचने में ही है। चलिए ठीक है, सत्य प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सत्य प्रकाश जी, गंगेश जी जो बात कह रहे हैं कि भाई उतना कोई खास फायदा किसानों को होता हुआ दिख नहीं रहा है, बेचने में जरूर है, क्या कहेंगे इस पर सत्य प्रकाश जी? देखिए दिवांशु जी, तो हम तो पिछले अगर जब से खरीदी जमीन की सरकार रही है, खरीदी कर रही है, हम तब से बात कर रहे हैं। और एग्रीटेक पोर्टल की जहाँ तक बात है, देखिए हमने पहले भी कहा कि वो पोर्टल बहुत विसंगतियां हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करने बहुत दिक्कतें हैं, कहीं नेटवर्क नहीं है, जो अंदरूनी क्षेत्रों में वहाँ दिक्कतें हैं। क्योंकि देखिए अभी भी 25 लाख किसान अगर पिछले साल रजिस्टर्ड हुए थे, तो किसानों की संख्या बढ़नी चाहिए, कम क्यों है? या तो उसमें विसंगतियां है, या आपके जैसे मैंने बोला कि खाद नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला, तो किसानों की फसलें नहीं पैदा हुई समय पे, ये हो सकता है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं सरकार कहीं तो विफल है। एग्रीटेक पोर्टल की बात करें, रजिस्ट्रेशन में, या खाद की बात कर ले, तो ये सरकार विफल है हर क्षेत्र में। हम किसानों की बात इसलिए बार बार करते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने घोषणा पत्र में डाला कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, ये वही लोग जिन्होंने बोला हम बोनस देंगे, ये वही लोग जिन्होंने कहा 2022 में आय दुगुनी करेंगे। मगर आज जब किसानों को देने की बात आती है तो आतंकवादी कह देते हैं, जब किसानों को देने की बात आती है तो कहेंगे कांग्रेसी है। तो ये दिखता है कि देने के नाम पर ये झुंझुना पकड़ाते हैं, मगर वोट के नाम पर उनकी पूरी आरती उतारते हैं। इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 2 साल होने जा रही सरकार को 2 साल में एक वर्ग बता दे जो इनसे खुश हुआ हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई जाति धर्म के विशेष तौर पर लोग हो, उनके साथ हो, तो तमाम वर्ग, धर्म, जाति, हर समुदाय इनसे आज 2 साल के अंदर खपा हो चुका है। इतनी अलोकप्रिय सरकार अगर पूरे देश में देखे तो कहीं नहीं दिखेगी एक राज्य सरकार जो छत्तीसगढ़ की सरकार हुई है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हर वर्ग जो परेशान हो, जांच होनी चाहिए। आरक्षण भर्ती घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए रिएक्शन ले लेता हूं। धान घोटाले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं ईडी यहाँ पे आती है, क्यों नहीं सीबीआई आ रही है यहाँ पे? ठीक है किरण जी, आपका रिएक्शन सत्यप्रकाश जी की बात पर। देखिए, सत्यप्रकाश जी बोल रहे हैं जितने भी घोटाले होते हैं उसकी जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, आपके समय में जितने भी घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच हो रही है। यही कारण है कि आपके आबकारी मंत्री जेल के पीछे है, आपके मुख्यमंत्री की बेटी भी जेल के अंदर है। जितने भी घोटाले हुए उसकी जांच हो रही है, और जितने भी लोग आज जेल के अंदर है वो घोटाले की जांच के कारण ही है। तो मुझे लगता है कि जांच हमारी सरकार कर रही है, जो घोटाले हुए, जो गड़बड़ी है उस पर जांच हो रही है। और आपको याद दिला दूं दिवांशु जी की अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए खास पैकेज खाद का जो प्रोडक्टिविटी के लिए जो घोषणा की, खास पैकेज की घोषणा की, तो किस तरह छत्तीसगढ़ के लिए हमारे प्रधानमंत्री संवेदनशील है ये भी दर्शाता है। और सत्याज जी को मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी सरकार हर मोर्चे में
सक्सेसफुल है। किसान को तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, सही समय में खाद मिल रही है और अतिरिक्त जो उनको दी है उनको बकाया बोनस भी दिया गया हमारी सरकार की तरफ। तो मुझे लगता है ये आरोप लगाना बंद करें और किसानों के बीच में जाकर उनकी खुशहाली का कारण पूछे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।